प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों को। और आज हम जो पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति पुस्तक का अध्याय 1, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। बच्चों, परीक्षा देने के लिए हमें अध्याय को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ लेने से फ़ायदा नहीं होता। अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपको पूरा अध्याय बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम अपनी इन वीडियो में आपके लिए पूरा अध्याय लेकर के आते हैं और अध्याय के बाद आपके लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेकर आते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अध्याय। सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा में शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करता है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहत्तर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज़ इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद आने वाले हिस्सों में चर्चा करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है, लोकतंत्र क्या है। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखे। देखिए, तो सरकारों की सामान्य विशेषताएं इसमें पहली है लोकतांत्रिक सरकारें और दूसरी गैर लोकतांत्रिक सरकारें। जिन देशों में लोकतंत्र होता है वहाँ लोकतांत्रिक सरकारें होती है, जहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता वहाँ पर गैर लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। परिभाषा की जरूरत क्यों है? आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मैरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मैटिल्डा लिंगदोह ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। मेरी: मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या, ऐसा ठीक नहीं है। लिंगदोह: मैडम, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मेरी: फिर परिभाषा की ज़रूरत ही क्यों? लिंगदोह मैडम कहती हैं कि हमें परिभाषा की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की ज़रूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फ़र्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यह बात लागू होती है। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की ज़रूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती हैं, रिबियांग कहते हैं, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की ज़रूरत ही क्या है? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनाया था। अब अब्राहम लिंकन का जो ये वाक्य है, परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो उनके अनुसार जो परिभाषा है, लोगों के लिए, लोगों की ओर और लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते भी हैं। हमें इसमें बदलाव करने की क्या ज़रूरत है? लिंगदोह मैडम कहती हैं कि मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है, पर जब हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है।
हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। योलांदा कहते हैं कि मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा है कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करिएगा। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। तो इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही अर्थ है। फिर परिभाषा की जरूरत ही क्या है? लिंगदो मैडम कहती है इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहना कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं करता, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना से बना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करिएगा। कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है, लेकिन गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। ये भी नोट करिएगा आप। पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में भी होता है। शब्द वही रहते हैं पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता। मैरी कहती है कि मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंगदो मैडम कहती है एकदम सही, इसलिए आओ अब यह काम कर ही डालें, खुद करें और खुद सीखें। आइए लिंगदो मैडम की बात को गंभीरता से लें और कलम, बारिश और प्रेम जैसे सदा प्रयोग होने वाले साधारण शब्दों को ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या कलम की कोई ऐसी स्पष्ट परिभाषा है जो उसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती हो? इस प्रयोग में आपने क्या सीखा? लोकतंत्र का अर्थ समझने में इस अनुभव में हमें क्या क्या सिखाया? तो आप देखिए, इसको नोट करिएगा, इस पर विचार करिएगा, इनकी परिभाषा लिखने की कोशिश करिएगा कि पेंसिल क्या होती है, ब्रश क्या होता है, हाइलाइटर क्या होता है, मार्कर क्या होता है। आपको ये अपने अपने नज़रिए से सोच कर लिखना है। एक सरल परिभाषा। आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। सरल परिभाषा क्या है? देखिए, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। नोट करिएगा इसको। यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर सकती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोशे, चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते हैं। पिनोशे जो थे एक तानाशाह थे चिले के। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण ही उन्होंने यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। फिर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें
असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानें। तो रिबियांग स्कूल से घर गई और उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बार उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाले के नाम का उपयोग नहीं किया। वह कहना चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि ये उक्तियां कितनी अच्छी या उपयोगी है। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। ये शोषक नहीं है बेटा, ये शासक है। अपना शासक आप बन जाने का अधिकार देता है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। मतलब और अच्छे तरीके से और ज़्यादा बढ़िया लोकतंत्र लागू करके ही हम लोकतंत्र की जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको दूर कर सकते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं हमारा अगला पॉइंट है। लोकतंत्र की विशेषताएं हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ये परिभाषा आप पहले लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इससे उनके सवाल पर उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उसके किन अधिकारों का चुना हुआ होना आवश्यक है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए? कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं में बंद कर काम करना जरूरी है? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिकों के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करके अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया है कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीग फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इसको आप नोट करिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 2002 में लीग फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला गया। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। ये भी आपको नोट डाउन करना है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में भी चुनाव हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने की
अनेक ठोस कारण है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया है? हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है। वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई संसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती। कुछ देशों ने असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों पर ही होनी चाहिए। तो आप पहली विशेषता देखिए, हेडिंग डाल लीजिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशेषताएं, और हमारी पहली विशेषता हो गई है लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को क्वांगुओ रैममिंग दाइवियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। आप इसको नोट डाउन करिएगा, ये चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है और ये हिंदी में लिखा हुआ है। इसका मतलब है राष्ट्रीय जन संसद। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इसको भी आप नोट करिएगा अपनी कॉपी में। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। ठीक है, 2002 और 2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, मतलब एक दलीय प्रणाली है। वहाँ पर एक जो प्रमुख दल है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको साम्यवादी दल के नाम से भी जाना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको पहले कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन देती है तो ही चुनाव लड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं लड़ पाएंगे। तो इतना महत्व है कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना में। 1930 में आज़ाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं। ये भी आप नोट करिएगा। यहाँ से यहाँ तक देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई। देखिए इसमें मैक्सिको देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती आई है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भी वन पार्टी सिस्टम है हमारा, इसको भी आप नोट करिएगा। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI कुख्यात थी। ठीक है, गलत सलत हथकंडे अपनाती थी PRI, इसलिए उसकी सरकार हमेशा बन जाती थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। अब देखिए हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम नहीं है ना, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है वो उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं होगा। फिलहाल ऐसी व्यवस्था भारत में, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। सबको जबरदस्ती है कि उनको उनकी मीटिंग में आना ही पड़ेगा। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप से PRI के लिए वोट देने को कहते हैं। देखिए अब हम नहीं कह सकते, हम इंडिया में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो, मतलब किसी भी सरकारी कर्मचारी को ये अधिकार नहीं है कि वो कह दे कि आपको जो है इस पार्टी को वोट करना है। लेकिन जो मैक्सिको है वहाँ पर ये सिस्टम है।
देखिए इम्पोर्टेंट है ना, इसको आप नोट करिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। मीडिया भी जब तब विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करती रहती है। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता है। देखिए कितनी तानाशाही है, जिससे अनेक लोग वोट ही नहीं डाल पाते हैं। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती है। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहाँ की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था। किसी भी तरह वहाँ शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता था। लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहाँ हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में और बातें करेंगे। अगला पॉइंट है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, मतलब हर व्यक्ति का बराबर का मोल होना चाहिए, बराबर की वैल्यू होनी चाहिए। हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। तो देखिए ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, आप इसको नोट करिएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मैं इसकी परिभाषा आपको बता देती हूँ। देखिए एक निश्चित आयु, भारत में जो 18 वर्ष है, एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी आधार पर भेदभाव के जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किए बिना वोट देने का अधिकार मिलना ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहलाता है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान में समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। देखिए ये पॉइंट में इम्पोर्टेंट है, आप नोट करिएगा कि 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। देखिए मतलब परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट कर दी है कि जो अधिकार है वो सबको ना मिल पाए। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर कितना मतलब भेदभाव है कि फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के जो मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। उन्हें एक विशेषाधिकार सा दे दिया है। यहाँ पर लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। आप इस विशेषता को भी अपने उसमें सेकंड पॉइंट के रूप में नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट के रूप में नोट कर लीजिएगा। अध्याय 3 में हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, कानून का राज और अधिकारों का आदर। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। आप इसको नोट डाउन करिएगा। जिम्बाब्वे को कब मुक्ति मिली गोरों के शासन से? 1980 में। आप इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। उसके बाद देश पर जानू पीएफ दल का राज है। इसका नाम भी आप नोट करिएगा अपनी कॉपी में। जानू पीएफ दल का राज है जिम्बाब्वे में। अपने
देश के स्वतंत्रता संघर्ष की जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानू पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। तो फिर ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है? ये तो नहीं है, ये तो परतंत्रता हो गई है। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। आप इसको भी नोट डाउन करिएगा। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से भी हटा दिया गया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालना जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखिए, आप इसको नोट डाउन करिएगा, क्या क्या स्वतंत्रताएं होनी चाहिए बुनियादी अधिकारों के रूप में नागरिकों को। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेशों का पालन सब लोग करते हों। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार की जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से अध्याय 4 में पढ़ेंगे। देखिए, इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता को रेखांकित कर सकते हैं। देखिए, क्या है ये, इसको आपको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो जो भी उसको संविधान की तरफ से मिलते हैं उन्हीं के अनुसार काम करना होता है। ये है हमारी चौथी विशेषता। परिभाषाओं का सारांश, इतनी सारी परिभाषाएं हमने पढ़ी है लोकतंत्र की, तो उसका सारांश निकल कर आता है। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के तौर तरीकों के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया है। इनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही प्रमुख फैसले लेते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे
तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो और इस चुनाव में बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती हो। तो ये पूरी जो है स्पष्ट परिभाषा हो गई है, स्पष्ट रूप से हमने लोकतंत्र को इसमें समझ लिया है। ये है हमारा लोकतंत्र में कामकाज या उसकी परिस्थितियों के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए। इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई है। चलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए हम ही पढ़ लेते हैं। उदाहरण है, भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर ही काम करेंगे। इनको मैचिंग करना है हमें। दूसरा है, भारत से आए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई है कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे। देखिए ये सब इसकी जो विशेषता है इसको मैचिंग करना है। कानून का शासन, अधिकारों का सम्मान, एक व्यक्ति एक वोट का मोल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना, इनको हमें मैचिंग करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। लोकतंत्र ही क्यों? मैडम लिंगदो की कक्षा में एक बहस शुरू हुई। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। योलांदा कहते हैं, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहां भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही है। क्या इतने से ही स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है? तांकिनी कहती है कि लेकिन लिंगदो मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो? जैनी बोले कि हाँ हाँ यह गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया है? आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। दिव्यांग कहते हैं लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? जैनी कहती है जो भी हो इससे क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, देश की परवाह किसे है? पाइमैन, तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए? बाहर से किसी राजा को देश पर शासन करने के लिए बुलाया जाए? रोज कहते हैं कि पता नहीं, पर मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह ना हो। एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो। देश के हित में जो कुछ जरूरी हो वह सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होंगे। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाह कहते हैं, इसी को तानाशाही कहते हैं। दोई कहती है कि अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब क्या होगा? रोज कहते हैं मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रहा हूँ। दोई, यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। होता सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगदो इस पर चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया,
तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे हो, यह देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत, यह तो आप लोग सुलझाएं, पर मुझे लगता है कि आप खुले दिमाग से बातें कर रहे हैं। और अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? देखिए, हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है वो लोकतंत्र में ही प्राप्त होती है। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। देखिए, हमने लोकतंत्र के गुण पढ़े हैं और अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आए हैं जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं: लोकतंत्र के नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। इसको नोट डाउन करिएगा, अच्छा पॉइंट है। दोष लिख करके, लोकतंत्र के दोष लिख करके आप इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। सेकंड पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है, हर फैसले में देरी होती है। तो फैसले में देरी भी होती है लोकतंत्र में। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। देखिए, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इससे भ्रष्टाचार होता है। सामान्य, अब देखिए कैसे भ्रष्टाचार होता है। जब आज चुनाव होते हैं तब आपने देखा होगा कि चुनावों के समय कितना पैसा राजनीतिक दलों के द्वारा खराब किया जाता है। उसको कहते हैं कितना पैसा राजनीतिक दलों के द्वारा प्रचार में लगाया जाता है, विभिन्न प्रकार के पोस्टर लगाए जाते हैं। और तो कहे, देखिए कानूनी रूप से तो यह है कि चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, जो हमारे ये चुनाव में प्रतिनिधि खड़े होते हैं, जो व्यक्ति चुनाव में खड़े होते हैं, वो पैसों को पानी की तरह बहाते हैं। जिसको शराब चाहिए, कहीं शराब बट रही है, कहीं पर कुछ बट रहा है, कहीं पर कुछ बट रहा है। मतलब ये लालच के द्वारा चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर इस प्रकार के व्यक्ति चुनाव जीत कर आएंगे तो वो आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेंगे। वो जीतने के बाद सत्ता में आएंगे और केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करेंगे, उस पैसे की वसूली करेंगे जो उन्होंने चुनाव के दौरान आप लोगों के ऊपर खर्च किया था। तो यदि आप अच्छे नेता चाहते हैं, अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, तो फिर ऐसे भ्रष्ट और झूठे लोगों को वोट ना दें। आप भावी नागरिक हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और अपने पेरेंट्स को भी समझाइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपके अंदर ये समझ आती जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप भी अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि सही व्यक्ति को ही वोट दें। जो इस तरीके की हरकतें करता है उनको वोट ना दी जाए। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? देखिए लगभग सभी जो तर्क दिए गए हैं हमने वो पढ़े हैं और सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सही भी है। निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इसी बुनियादी चीज को देखता है कि लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं। इन फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है, यह भी सही है। लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है। कई बार बड़े फैसलों और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह पता लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता
वहाँ सवाल यह होता है कि क्या हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध है उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। तो अगर बेहतर है, बेहतर की तलाश है तो बेहतर को अपनाया जाएगा। बेहतर नहीं है क्योंकि बेहतर नहीं है, इसीलिए इसी को फॉलो किया जा रहा है, यही अच्छा रूप माना जा रहा है। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। चीन में 1958 से 61 के दौरान अकाल पड़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करिएगा। यह इतिहास का अब तक का सबसे भयावह अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत ने चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति होने से, लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामलों में जिस तरह से काम किया है वह करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। पर लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दे। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों के बेहतर फैसले का एक अन्य कारण यह भी है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें होती है और इसके द्वारा एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, उसी को फिर फॉलो किया जाता है। लोकतांत्रिक फैसले में हरदम ज्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले होते हैं, बैठकें होती है। अगर एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण फैसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा उग्र या गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना घटती है। देखिए, इस पॉइंट को भी आपको थोड़ा नोट करना है। बहस के द्वारा, देखिए यहाँ से आप नोट करिए इसको, थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ है। इसमें लाभ क्या है? उग्र और गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क यह भी है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज के लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा। भारत की तरह सारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग होती हैं और जातियां भी जुदा जुदा दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी हो सकता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएं? इसे ताकत के बल पर सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरों को दबा देगा और कमजोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र में कोई भी स्थायी विजेता नहीं होता और कोई स्थायी रूप से पराजित भी नहीं होता। सो विभिन्न
समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए हैं। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये 3 तर्क लोकतंत्र को काफी मजबूत साबित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकार के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरे से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। जैसा कि हमने ऊपर देखा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती। इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। चले अब इस चर्चा को समेटे। लोकतंत्र हमें सब चीज नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं और दुनिया के लोगों को उनका अनुभव है। यह अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। आप इस पॉइंट को भी नोट करिएगा कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी व्यवस्था के रूप में माना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम अब सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए हैं। इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया है ना, हमारा धन हड़प लिया। जून को होने वाले चुनाव में हम वही करने जा रहे हैं जो एक कैनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। राजेश, और अब एक कहानी दी है यहाँ पर। राजेश और मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा, उसमें बताया गया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश ने दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छेड़ी। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश में गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है। ऐसा सिर्फ संयोग से हुआ होगा। यह संभव है कि भविष्य में लोकतांत्रिक देशों के बीच भी युद्ध हो। मुजफ्फर का कहना था कि ऐसा सिर्फ संयोग से नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जिस तरह से फैसले लिए जाते हैं उसमें युद्ध होने का अंदेशा काफी कम हो जाता है। इन दोनों विचारों में से आपकी सहमति किसकी तरफ है और क्यों, आप बताइएगा सोच करके। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक समिति और विवरणात्मक शैली की चर्चा की है। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र।
हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं, वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है। यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठकर सामूहिक फैसले कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर व्यक्ति के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर की क्षमता नहीं मिल पाती है। इसमें हम लोकतंत्र को सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना आवश्यक है। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर करिए। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है, फिर भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मुझे भी शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो, मतलब जो अपनी अभिव्यक्ति की आजादी दे, है ना, डोमिनेंट ना हो। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे। देखिए, एक नेता और उसके परिवार के लोग सारे फैसले करते हैं, पार्टी के फैसले करते हैं, तो लोकतंत्र की बात कहाँ से होगी? तो तानाशाही हो जाएगी। लोकतंत्र होगा तो सबकी राय ली जाए, लोकतंत्र है नहीं, सबकी राय नहीं लेते, दिखावे के लिए लोकतंत्र है और फिर करते ही अपनी मनमानी है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है कि सभी की राय ली जाती है और फिर उसके बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना कि बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। उन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखे तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला किसी भी तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे।
लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बारे में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं पे सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों को सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, खुद करें और खुद सीखे। इसमें क्या बताया है? अपने विधानसभा और संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्या का पता लगाएं। चलिए, आप पता लगाएंगे। फिर यह पता करें कि आपके आसपास के बड़े स्टेडियम या हॉल में कितने लोग बैठ सकते हैं। फिर सोचें कि क्या एक विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना और लोकतांत्रिक फैसले लेना संभव है। आप इसके बारे में पता करिएगा। यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह से करेंगे। इनके सामने लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक को पक्का नहीं लिखे। देखिए, देश का जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। अब लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है? देखिए, गैर लोकतांत्रिक हो गया, अलोकतांत्रिक। एक ही पार्टी बीते वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो भाई ये लोकतंत्र है ही। लोकतंत्र में तो ऑप्शंस भी होते हैं। देश का पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। देखिए, लोकतंत्र है। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। देखिए, लोकतांत्रिक जो देश होते हैं वहां पर तो स्वतंत्र चुनाव आयोग होता है, तो ये अलोकतांत्रिक है। अगला प्रश्न है, यहाँ अन्य 4 देशों के बारे में सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे? इनके आगे लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं लिखे। ठीक है, पक्का नहीं भी लिखना है। देखिए, देश 4, संसद, सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। देखो भाई, लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में तो संसद कानून बनाती है संविधान के अनुसार, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना सेना के बारे में कोई कानून, सेना की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकते, तो लोकतांत्रिक है ही नहीं ये। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, ये भी नहीं है। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते हैं। पड़ोसी देश की अनुमति मतलब ये तो देखो, पड़ोसी देश की अनुमति क्यों लेंगे भाई? फैसला तो हमारा है ना कि हम उसके साथ संधि करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसने हमें ऑफर दिया है तो। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते हैं। अब देखिए, बैंक के अधिकारी क्यों करते हैं भाई? बैंक के अधिकारियों को फैसला लेने का क्या मतलब है? देश के सारे फैसले बैंक के अधिकारी क्यों लेंगे भाई? ये तो लोकतांत्रिक नहीं हुआ, कुछ लोगों ने फैसला कर दिया, गलत है ये, है ना।
चलिए ये प्रश्नावली है और प्रश्नावली हम अपनी अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।